वीडियो में हम हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन के बारे में बात करेंगे भाई। ठीक हो गया। तो देखो, अगर मेरे पास कोई एक केमिकल रिएक्शन है सामाया, वो केमिकल रिएक्शन दो या दो से ज़्यादा वे में हो रही है सामाया। ऐसे भी हो सकता है कि एक बार वो सिंगल स्टेप में हो रही हो और फिर क्या हो रहा हो, या मल्टीपल स्टेप में हो रही हो सामाया। तो उसने क्या बोला, द अमाउंट ऑफ टोटल हीट चेंज इज सेम सामाया, नो मैटर बाय विच मेथड द चेंज इज ब्रिंग आउट। तो उसने क्या बोला, देखो भाई, मेरे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है भाई। ठीक हो गया। तो देखो, पहले मैं ए से बी जा रहा हूँ, फिर बी से सी जा रहा हूँ और फिर सी से क्या चले जा रहा हूँ, डी चले जा रहा हूँ सामाया। एक प्रोसेस ये है इनडायरेक्ट मेथड, जिसको मैं बोलूँगा, इसको क्या बोलूँगा, इनडायरेक्ट मेथड सामाया, इनडायरेक्ट मेथड। देखो भाई, ए से बी के लिए जो हीट चेंज आया वो Q1 था, बी से सी के लिए Q2 था और इसके लिए क्या था भाई, Q3 था सामाया। और देखो, एक डायरेक्ट वे है, डायरेक्ट वो कहाँ से चले गया, ए से डी। तो इसके लिए जो हीट चेंज आया वो क्या है, Q। और ये कौन सा वे है, ये है डायरेक्ट वे। कौन सा वे है भाई, डायरेक्ट वे सामाया। तो देखो, जो हैस ने बोला वो क्या बोला, उसने बोला चाहे आप इनडायरेक्ट मेथड से जाओ या डायरेक्ट मेथड से जाओ, जो हीट चेंज है वो क्या होगा, सेम होगा। तो यानी कि हीट चेंज की बात करता हूँ, हीट चेंज सामाया, जो हीट चेंज होगा चाहे वो इनडायरेक्ट मेथड से हो, इनडायरेक्ट मेथड से हो या डायरेक्ट मेथड से हो, डायरेक्ट मेथड से हो, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे भाई, बराबर हो जाएंगे। इट मीन्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल Q हो जाएगा। ठीक हो गया। तो क्या बोला, अगर एक प्रोसेस डायरेक्ट वे से हो रही है और वही प्रोसेस एक अल्टरनेट वे से हो रही है, सामाया, तो दोनों प्रोसेसेस में जो हीट चेंज होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। जो हीट चेंज होगा वो क्या होगा, सेम होगा सामाया। इसी को हमने क्या बोला है, हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन सामाया। तो देखो, इन शॉर्ट मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मेरे पास एक प्रोसेस है, वो एक बार अल्टरनेट वे में जा रही है सामाया, और दूसरी बार क्या जा रही है, दूसरी बार वो डायरेक्ट वे में जा रही है सामाया। तो अल्टरनेट वे में जो हीट चेंज आया और डायरेक्ट वे में जो हीट चेंज आया वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे भाई। क्या होंगे, बराबर होंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ भाई। देखो भाई, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, बर्निंग ऑफ कार्बन टू CO2। यानी कि जो एग्जाम्पल है वो क्या है, बर्निंग ऑफ कार्बन टू CO2 समाया। दो प्रोसेस से हो सकता है। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो मैंने बोला डायरेक्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बोला, डायरेक्ट प्रोसेस। तो देखो भाई, डायरेक्ट प्रोसेस से क्या होगा, ये है कार्बन किस फॉर्म में होता है, सॉलिड, ग्रेफाइट फॉर्म है ये, प्लस दूसरा है ऑक्सीजन O2, ये कौन सी फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो इन्होंने डायरेक्ट क्या बना दिया, CO2 गैस बनाया। और जो एंथैल्पी चेंज है रिएक्शन की वो कितनी है, -94.05 किलो कैलोरी पर मोल समाया। अब देखो, एक दूसरा वे है अल्टरनेट वे समाया। दूसरा मैंने क्या किया, अल्टरनेट वे या अल्टरनेट प्रोसेस। तो देखो, अल्टरनेट प्रोसेस में क्या हुआ, ये मेरे पास कार्बन था, ये कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। याद रखना, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन का क्या लिया है, पूरा मोल नहीं लिया है, हाफ मोल लिया है। और सबसे पहले वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ समय। ये कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। और इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज आया है वो आया है -26.42 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, फिर ये जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस स्टेट में, इसने दूसरे हाफ O2 मॉलिक्यूल के साथ क्या किया, रिएक्ट किया। और रिएक्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट कर दिया, CO2 में कन्वर्ट कर दिया समय। और ये कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। और जो एंथैल्पी चेंज है डेल H, वो कितना आया है, वो आया है
माइनस 67.71 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब देखो भाई, अब देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो याद रखना रिएक्शन वही बनती है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ऐड हुआ और क्या बन गया, CO2। बात तो सेम ही है, समझ। तो अगर मैं दोनों एंथैल्पी चेंज अगर दोनों का ऐड करता हूँ तो डेल एच इज इक्वल्स टू टोटल जो आएगा वो आएगा तुम्हारा माइनस 94.13 किलो कैलोरी पर मोल। समझ आया। तो देखो भाई, अगर मैं डायरेक्ट वे से गया तो जो एंथैल्पी चेंज है वो इतना आया, और अगर मैं इनडायरेक्ट वे से गया तो जो एंथैल्पी चेंज है वो इतना आया भाई। तो देखो भाई, हेस लॉ क्या बोलता है, अगर कोई प्रोसेस डायरेक्ट वे में जाए या इनडायरेक्ट वे में जाए, समझ आया, तो जो टोटल हीट चेंज है वो क्या होगा, इक्वल होगा भाई। क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक हो गया। देखो भाई, हेस लॉ से मिलता जुलता आपको एक और एग्जांपल करवाता हूँ, बॉर्न हाइबर साइकिल। समझ आया। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। तो मैंने क्या बोला, बॉर्न हाइबर साइकिल, बॉर्न हाइबर साइकिल। देखो भाई, बॉर्न हाइबर साइकिल क्या बताता है, बॉर्न हाइबर साइकिल बताता है मेजरमेंट ऑफ लैटिस एनर्जी। किसकी बात करता है, मेजरमेंट ऑफ लैटिस एनर्जी की बात करता है। समझ में आया। तो देखो भाई, तो देखो, याद रखना जो बॉर्न हाइबर साइकिल है वो किसके बारे में बताता है, लैटिस एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ लैटिस एनर्जी एक्चुअल में होता क्या है। लैटिस एनर्जी, तो देखो भाई, लैटिस एनर्जी क्या होता है। देखो भाई, बहुत ध्यान से देखना, अगर मुझे 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल बनाना है, क्या बनाना है, आयनिक क्रिस्टल। समझ आया। और ये आयनिक क्रिस्टल जो है वो बनेगा इसके कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन से। समझ आया। तो देखो भाई, तो मैं क्या बोलूँगा, अगर मुझे 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इसके कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन से बनाना है भाई, समझ आया, तो इस प्रोसेस के बाद जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी, समझ आया, जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। उस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलता है भाई, लैटिस एनर्जी। तो देखो, बहुत अच्छे से डेफिनेशन याद रख लो भाई। डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल, क्या बोलूँगा, व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल is formed from its constituent gaseous ion। ठीक हो गया। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है उसका क्या कारण है, वो है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। क्या बोलूँगा, ये जो रिलीज होती है एनर्जी वो किस वजह से होती है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। समझाया। हर चीज क्लियर होनी चाहिए कि रिएक्शन में हीट निकल रही है तो वो हीट क्यों जनरेट हो रही है भाई। समझाया। दिस एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा भाई कि हमने क्या करना है, 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल बनाना है, और किससे बनाना है,
इसके गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन से बनाना है, समझ में आया भाई। तो उसमें जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। और याद रखना जो लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन है ना, लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन है वो कहाँ से होता है, वो होता है बॉर्न हाइबर साइकिल के थ्रू कैलकुलेट, बॉर्न हाइबर साइकिल। ठीक हो गया भाई। तो हमारा अगला एम रहेगा बॉर्न हाइबर साइकिल। तो देखो भाई अब पढ़ते हैं बॉर्न हाइबर साइकिल। देखो भाई बॉर्न हाइबर साइकिल क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताता हूँ। देखो तो देखो भाई मेरे पास सोडियम है, ठीक हो गया, और क्या है Cl2 है, गैसियस फॉर्म में, समझ में आया। ये हाफ Cl2 है और इसने क्या बनाया NaCl, समझ में आया। तो देखो ये सॉलिड में है, ये वाला सॉलिड स्टेट में है और ये वाला गैसियस स्टेट में है। जब ये एक दूसरे के पास आए तो इन्होंने NaCl का क्रिस्टल बना दिया भाई, समझ में आया। तो इस रिएक्शन के दौरान जितनी भी हीट चेंज हुई उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसे डेल HF से डिनोट किया जाता है। ठीक हो गया। देखो अब देखो देखो ये तो है डायरेक्ट वे, ये जो वे मैंने आपको बताया ये है डायरेक्ट वे किसी चीज़ को बनाने का, डायरेक्ट वे, समझ में आया। अब देखो दूसरा मैं देखता हूँ इनडायरेक्ट वे। तो इनडायरेक्ट वे क्या होगा भाई, देखो भाई सबसे याद रखना, अगर मुझे NaCl को बनाना है, समझ में आया, लैटिस एनर्जी के कॉन्सेप्ट से, तो सबसे पहले मुझे Na जो है वो भी गैसियस स्टेट में चाहिए और Cl भी क्या चाहिए, गैसियस स्टेट में चाहिए। और किस फॉर्म में चाहिए, आयंस के फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं Na को भी कन्वर्ट करूंगा आयंस के फॉर्म में और Cl को भी कन्वर्ट करूंगा आयंस के फॉर्म में। ठीक हो गया। तो देखो भाई क्या हुआ, Na है सॉलिड स्टेट में, मैंने उसको गैसेस में कन्वर्ट कर दिया, समझ में आया। तो इसको क्या बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, मींस इस रिएक्शन में जो भी हीट चेंज हुआ होगा दैट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, समझ में आया। अगर देखो अगर मैंने Cl गैसियस है तो सबसे पहले इसको क्या करो, गैसियस एटॉम में कन्वर्ट करो, ये मॉलिक्यूल में है, समझ में आया। तो Cl2 को डिसोसिएट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, Cl में कन्वर्ट हो गया, और एक कौन सी फॉर्म है, गैसियस फॉर्म। यहाँ पे जो चेंज आएगा एंथैल्पी में उसे एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन बोलेंगे। और ये जो स्टोकियोमेट्री है ये क्या है, हाफ है, यानी कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 डिसोसिएट हो रहा है, समझ में आया। तो क्या करेंगे, जो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन है वो भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा। अगेन इसको आयन में कन्वर्ट करना है भाई, तो आयन में कन्वर्ट करने का मीन्स क्या है, Na+ होगा। तो प्लस का मतलब इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा भाई, समझ में आया। तो अगर किसी भी गैसियस एटॉम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर देंगे तो उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो जो एंथैल्पी चेंज आएगी उसको क्या बोलेंगे, डेल HI, समझ में आया। और याद रखना ये क्या बन गया, Na+ इन गैसियस स्टेट, समझ में आया। सिमिलरली Cl है तो Cl को अगर मैंने कन्वर्ट किया तो ये क्या बन जाएगा, Cl- बनेगा, आयंस में तो यही होगा। इट मीन्स इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। और अगर किसी गैसियस एटॉम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो भी एंथैल्पी चेंज आती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल HE बोलेंगे, समझ में आया। अब देखो क्या हुआ, अब मेरे पास है Na+ और Cl-, दोनों के दोनों क्या है भाई, गैसियस आयन है, क्या है, गैसियस आयन है, समझ में आया। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो मिलने के बाद ये क्या करेंगे, NaCl का क्रिस्टल बनाएंगे भाई, समझ में आया, NaCl का क्रिस्टल बनाएंगे। और अभी मैंने लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन बताई थी भाई कि अगर 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल बन रहा है और कहाँ से बन रहा है, इसके कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन से मिलकर के बन रहा है, तो जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी, डेल U, समझ में आया। अब देखो भाई कौन सी एनर्जी पॉजिटिव होगी और कौन सी एनर्जी निगेटिव होगी। तो देखो अगर Na सॉलिड स्टेट में है, Na सॉलिड स्टेट में, कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, अगर ये सॉलिड स्टेट से गैसियस में जाएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। इट मीन्स जो ये डेल HS है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली अगर किसी बॉन्ड को डिसोसिएट करना है, तोड़ना है, तो उसके लिए एनर्जी दी जाएगी, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन भी पॉजिटिव। देखो एक
इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं तो बाहर निकालने के लिए एनर्जी दी जाती है, समय। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, समय। और देखो भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, ये हमारे पास एक एटॉम है, इसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं भाई, समझ आया। अब देखो दो आयन Na+ और Cl- एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो पास आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ NaCl का आयनिक क्रिस्टल बन रहा है, और क्रिस्टल बनता है तो इट मीन्स एनर्जी रिलीज होती है, तो यानी कि जो लैटिस एनर्जी भी है वो भी क्या होगी, निगेटिव होगी, समझ आया। तो देखो भाई अब लगाओ हैश लॉ, हैसेस लॉ लगाओ भाई। तो हैश लॉ ने क्या बोला, हैश लॉ ने बोला चाहे तुम डायरेक्ट प्रोसेस से जाओ या इनडायरेक्ट प्रोसेस से जाओ, जो हीट चेंज है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी कि डेल एच एफ, ये डायरेक्ट प्रोसेस का हीट है, वो अल्टरनेट प्रोसेस के हीट के बराबर होगा। तो अल्टरनेट प्रोसेस में क्या रहा है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस हाफ एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन एच डी, देन क्या आ रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, देन क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, समझ। और लास्ट में क्या आ रहा है, लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी यू, समझ। साइन मैंने दिए नहीं, जब आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो उसमें साइन आपको ऑलरेडी दिया जाएगा, समझ। तो यहाँ से आप लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा डेल एच एफ माइनस डेल एच एस माइनस हाफ डेल एच डी माइनस डेल एच आई और माइनस डेल एच ई, समझ। तो इस तरह से बॉर्न हाइबर साइकिल के थ्रू मैं लैटिस एनर्जी का क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेशन कर सकता हूँ, लैटिस एनर्जी का क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेशन कर सकता हूँ, समझ। तो ये है बॉर्न हाइबर साइकिल। एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ भाई। देखो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, समझ आया। और जो क्रिस्टल दिया है वो क्या दिया है, MgF2। इसमें दे रखा है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, याद रखना, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो देखो सबसे पहले साइकिल बनाओ, सबसे पहले जो भी रिएक्शन दी होगी साइकिल बनाओ। कैसे साइकिल बनाओगे, ये Mg है सॉलिड स्टेट में, समाया, प्लस ये है F2, ये क्या है, गैसियस स्टेट में। दोनों आपस में मिले तो मिलने के बाद याद रखना इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया MgF2, ये क्या है, सॉलिड आयनिक क्रिस्टल, समाया। देखो भाई इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है वो दिया है 1102.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब देखो भाई ये तो हो गया डायरेक्ट प्रोसेस, इनडायरेक्ट प्रोसेस से बनाओ इसे, याद रखना ये कन्वर्ट हो जाएगा Mg गैसियस में, और यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है वो ऊपर दिया है 146.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो देखो भाई ये गैस में कन्वर्ट हो गया है, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, गैसियस कटायन में। किस में कन्वर्ट करना है, कटायन में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला कुछ और अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे। तो जो टोटल एंथैल्पी चेंज है किसका, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी, प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ एनर्जी दी जाएगी, और वो टोटल दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है, 2184.0 किलो जूल पर मोल, ठीक हो गया। अब देखो भाई ये तो गैसियस आयन में कन्वर्ट हो गया, अब बात है F2 की। तो F2 को सबसे पहले क्या किया, देखो भाई सबसे पहले डिसोसिएट किया, तो इस किस में कन्वर्ट हो गया, 2F में। पहले मॉलिक्यूल था अब एटॉम में कन्वर्ट हो गया है, तो डिसोसिएट करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या है, डेल एच डी। देखो भाई यहाँ पे स्टोकियोमेट्री आगे कुछ नहीं है, तो यानी कि हमारे पास क्या था, F और F था, हमने इसको डिसोसिएट किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2F में। तो जो एंथैल्पी चेंज आएगी वो क्या आएगी, डेल एच डी आएगा, समाया, हाफ वगैरह कुछ नहीं होगा। तो देखो देखो भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये गैस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस एटॉम में, अब किस में कन्वर्ट करना है, गैसियस आयन में कन्वर्ट करना है। तो आयन में कन्वर्ट करने के लिए पहले एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, समाया,
वो F माइनस में कन्वर्ट होगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, समझ आया, तो वो क्या होगा 2F माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स जो टोटल गेन इन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, समझ आया, वो क्या हो जाएगा डेल एच ई, और वो कितना टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स, समझ में आया। देखो 1 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखी है यहाँ पे, कितनी दे रखी है -334.7 किलो जूल पर मोल, समझ आया, लेकिन ये सिंगल की है, समझ आया, तो हमें किसकी करनी है डबल की, तो इनटू कितना आ जाएगा 2, समझ आया भाई। अब देखो दोनों किस में कन्वर्ट हो गए, गैसियस आयंस में कन्वर्ट हो गए। जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो तब जा करके ये क्या करेंगे MgF2 का क्रिस्टल बनाएंगे, और जो एंथैल्पी चेंज होगी उसको क्या बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी, समझ आया। तो देखो भाई हैश लॉ लगाओगे तो वो उसने क्या बोला, डायरेक्ट प्रोसेस से जो एंथैल्पी चेंज है वो कितनी है, ये माइनस का साइन था भाई, ये कितनी है -1102.6 किलो जूल पर मोल, समझ में आया। फिर उसने क्या बोला, सबसे पहली एनर्जी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, समझ में आया, वो कितना है भाई 146.4 किलो जूल पर मोल, समझ में आया। देन आगे क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो कितनी है 2184.0 किलो जूल पर मोल, समझ आया। देन क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद है एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, और इसकी वैल्यू दे रखी है उसने, कितनी दे रखी है 158.9 किलो जूल पर मोल, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा प्लस 158.9 किलो जूल पर मोल। आगे है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, समझ आया, वो कितनी है 2 × -334.7 समय किलो जूल पर मोल, और लास्ट में है लैटिस एंथैल्पी, समझ आया। तो अगर U की वैल्यू कैलकुलेट करोगे U, तो सारी जो वैल्यूज़ है वो इस साइड को आ जाएंगी, टोटल क्या बनेगा, वो बनेगा -1102.6 -146.4 -2184 -158.9 प्लस 2 × 334.7, और लास्ट में जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आएगा 2922.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। सॉल्व करके जो आंसर आया वो है 2922.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। होप आप लोगों को हैश लॉ और बॉर्न हाइबर साइकिल के बारे में जो भी डाउट्स रहे होंगे भाई वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे भाई, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।